अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्डुस उस्मान सीजन 3 बोलम 81 पार्ट 1। दोस्तों, हम इस बोलम के 4 पार्ट्स बनाएंगे जो कि आज रात ही अपलोड कर दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये पसंद आएंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे, जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, उस्मान साहब ने वजीर आलम शाह के कमरे में पहुंचकर उसके सीने को चेक कर दिया था, जिसकी वजह से वजीर आलम शाह जमीन पर गिर जाता है। इस एपिसोड की इब्तिदा में वजीर आलम शाह जो कि गिरा हुआ होता है, वो उस्मान साहब से माफी तलब करता है। उस्मान साहब उसे कहते हैं, तुम जो अपने आप को इतना मगरूर दिखा रहे थे, आज तुम माफी मांग रहे हो। तुम्हें अभी भी मरना कबूल नहीं है, लेकिन मेरी रिवायात में उस शख्स के लिए कोई माफी नहीं है जिसने अपने लोगों और अपने मजहब के साथ खियानत की हो। इसके बाद उस्मान साहब अपनी तलवार उठाकर वजीर आलम शाह को मारने वाले ही होते हैं। इसी दौरान बाहर से वजीर आलम शाह के कोई सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। उस्मान साहब कुछ ही देर में उन सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं और वापस वजीर आलम शाह की जानिब बढ़ते हैं ताकि उसको मार सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी दौरान मजीद सिपाही अंदर आ जाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था, उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों से कहा था कि वजीर आलम शाह के सिपाहियों को मारा न जाए, बल्कि उनको सिर्फ बेहोश कर दिया जाए। इसके बाद उस्मान साहब वजीर आलम शाह के सिपाहियों से लड़ने के लिए बाहर आते हैं। उनकी काफी तादाद देखकर उस्मान साहब के सिपाही कहते हैं, आपने कहा था इनको मारा न जाए, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा है, एक को हम मारते हैं तो 2 और आ जाते हैं, लेकिन तुमने इनको मारना नहीं है, बल्कि इनको सिर्फ रास्ते से हटाया जाए और इनको बेहोश कर दिया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे, बाला खातून, आइगल खातून और मल्हान खातून सलजान खातून के सरहाने बैठी होती हैं। वो सब सलजान खातून जिनकी आंखें बंद होती हैं, उनसे कह रही होती हैं, आप बेफिक्र रहें, उस्मान साहब आपका बदला लेकर ही रहेंगे। इसके बाद मल्हून खातून बाला खातून से कहती है कि अल्लाह करे जिस तरह उस्मान साहब ने मंसूबा बनाया है, ऐसे ही उनका मंसूबा कामयाब हो जाए। अगर उस्मान साहब का मंसूबा कामयाब हुआ है तो अभी तक वजीर आलम शाह का काम तमाम हो गया होगा, नहीं तो दूसरी सूरत में उस्मान साहब और उसके सिपाही मुश्किल में फंस चुके होंगे। नाज़रीन, इधर उस्मान साहब और उनके सिपाही वजीर आलम शाह के सिपाहियों के साथ लड़ने में मसरूफ होते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, तुम इनको जल्दी से रास्ते से हटाओ ताकि हम वापस कमरे में जाकर वजीर आलम शाह का काम तमाम कर दें। नाज़रीन, इधर कमरे में वजीर आलम शाह बाहर से सिपाहियों को लड़ने की आवाजें सुनकर होश में आ जाते हैं और वो मौके को गनीमत जानकर खून के इशारों से बाहर की तरफ कुछ निशानात बनाते हैं, ताकि जब उस्मान साहब यहाँ पर आए और उनको लगे कि वजीर आलम शाह इस दरवाजे से बाहर चला गया है, लेकिन दर हकीकत वजीर आलम शाह उस कमरे में मौजूद खुफिया जगह में चले जाते हैं, जिसको उन्होंने जलाली से कहा होता है, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल हालात आ जाए, एक ऐसा मकाम बनाए ताकि हम उसमें छुपकर अपनी जान बचा सके। नाज़रीन, वजीर आलम शाह अब अपनी जान बचाने के लिए उसी खुफिया जगह में छुप जाते हैं। नाज़रीन, इधर उस्मान साहब और उनके सिपाही कुछ ही देर में वजीर आलम शाह के सिपाहियों को ज़ेर कर देते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, अब इन सबके हाथ बांध कर इनको बिठा दिया जाए। इसी असना में एक सलजोक सिपाही उस्मान साहब से पूछने लगता है, उस्मान साहब आप हमें मारते क्यों नहीं हैं? आप हमें सिर्फ जख्मी करने की कोशिश में हैं, हालांकि आप हमें कत्ल भी कर सकते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं गद्दार की वजह से तुम सबकी जान नहीं लेना चाहता। तुम लोगों की नीयत ठीक है, तुम अपने सल्तनत के लिए जंग कर रहे हो, लेकिन वो वजीर अपनी सल्तनत के साथ खयानत कर रहा है और बहुत जल्द ही तुम ये देख लोगे कि वजीर आलम शाह गद्दार है या नहीं। इसके बाद उस्मान साहब जेर कुताई से कहते हैं, इन तमाम सिपाहियों को एक महफूज कमरे में ले जाया जाए। ये कहकर उस्मान साहब वापस उसी कमरे में आते हैं जहाँ पर उन्होंने वजीर आलम शाह को जख्मी किया था। उस्मान साहब जब वहाँ आकर देखते हैं तो वजीर आलम शाह वहाँ मौजूद नहीं होता। उस्मान साहब के पीछे पीछे मिकाइल कोसेस और तुर्गत साहब भी आ जाते हैं। उस्मान साहब उनसे कहते हैं, मुझे अपने वार पर पूरा यकीन है, जब मैंने उसके ऊपर 2 वार किए थे तो मेरे ख्याल से उसको मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो मरा नहीं है। इसका मतलब है उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसी चीज पहन रखी थी जिसकी वजह से मेरे वार खाली गए। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों को आसपास भेज देते हैं ताकि वजीर आलम शाह को ढूंढा जाए। उस्मान साहब और जेर कुताई वहीं पर ही सगोत के कमरों में ही वजीर आलम शाह को ढूंढने लग जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद अगला मंजर एना गोल किले का होता है, जहाँ पर निकोला निशानाबाजी कर रहा होता है। इसी दौरान निकोला की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती, तो इसी दौरान पीछे से जूलिया कमरे में दाखिल होती है। जूलिया वहाँ आकर निकोला के सिपाही से पूछती है, क्या ये रात भर जागता रहा है? इसके जवाब में निकोला खुद जवाब देते हुए कहता है, मैं कैसे सो सकता था जबकि मेरे ऊपर ये 2 दुश्मन
यानी वजीर आलम शाह और गेहातू मंडला रहे हैं। इसके बाद निकोला अपने कमांडान से कहता है, कल सुबह सवेरे हम इनके ऊपर हमले के लिए निकलेंगे, बहुत जल्द फौज को तैयार कर लिया जाए। यह सुनकर जूलिया भी निकोला से कहने लगती है, आपका मंसूबा जो भी हो, आप इस बात को जानकर रखो कि मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। नाज़रीन, इसके बाद अगला मंजर उस खुफिया कमरे का होता है जहाँ पर वजीर आलम शाह पहुँच चुका होता है। आलम शाह वहाँ पर अपने कपड़े उतारता है। कपड़ों के अंदर उसने एक ढाल पहनी होती है, जिसकी वजह से वो उस्मान साहब की तलवारों के वार से बच जाता है। उन्हीं की वजह से वजीर आलम शाह की जान बच चुकी होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा फट चुकी होती है। वजीर आलम शाह उसको निकालकर कुछ सुकून का सांस लेता है और कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने ये पहना हुआ था। नाज़रीन, इसके बाद अगला मंजर सगोत का होता है, जहाँ पर गेहातू अपना बहुत बड़ा लश्कर लेकर सगोत पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। गेहातू और उसका लश्कर जब सगोत के मरकजी दरवाजे पर आता है तो इसी दौरान वजीर आलम शाह का सिपाही आगे आकर उनसे कहने लगता है, वजीर आलम शाह को उस्मान साहब सख्त जख्मी कर चुके हैं, अभी वजीर आलम शाह उस्मान के हाथ में है। ये सुनकर गेहातू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये सुनकर गेहातू का सिपाही उस सुलझोग सिपाही को कत्ल कर देता है। इसके बाद गेहातू कहने लगता है, वजीर आलम शाह, तुमने मुझे काफी मायूस किया, मैं तो तुम्हें समझदार समझ रहा था, लेकिन तुम इस कदर काम अकल निकले जो कि उस्मान के जाल में फंस गए। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, उस्मान जहाँ पर मौजूद है उस्मान को जल्दी पकड़कर उसका काम सगोत में ही तमाम कर दिया जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ मिकाइल कोसिस और तुर्गत उस कमरे तक पहुंच चुके होते हैं जहां से उस खुफिया कमरे का रास्ता निकलता है, जिस खुफिया कमरे में वजीर आलम शाह मौजूद होता है। और इधर उस्मान साहब भी आलम शाह की तलाश में सगोत के मरकजी हाल में मौजूद होते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब का एक सिपाही आकर कहता है, हमने आलम शाह को बाहर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका सुराग नहीं मिला। इसके बाद वो उस्मान साहब को गेहातू के बारे में भी बता देता है कि वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया है। यह सुनकर मिकाइल कोसिस और तुर्गत साहब कहते हैं, ये बहुत बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। उस्मान साहब उससे कहते हैं, गेहातू का एक ही दर्द है, वो वजीर आलम शाह से मिलने के लिए आया है। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, तुम लोग फौरन वजीर आलम शाह को ढूंढो ताकि मैं आलम शाह को गेहातू के सामने पेश कर सकूं। इसके बाद आप देखेंगे मंगोल पूरे सगोत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसी दौरान वो शेख अदाब अली साहब के पास पहुंचाते हैं तो शेख अदाब अली साहब और उनके मुरीद तलवारें उठाने लगते हैं तो मंगोल उनको कहते हैं, हम आपको अभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर तुम लोग उस्मान की मदद करने के लिए आओगे तो तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बाला खातून, मलहन खातून और आइगल वगैरह को भी पता लग चुका होता है कि मंगोलों का लश्कर सगोत में आ गया है। बाला खातून कहती है, हमें जल्द अज जल्द बाहर निकलकर उस्मान साहब और शेख अदाब अली साहब की मदद करनी चाहिए। मलहन खातून उनको रोकती है और कहती है, तुम लोग ऐसे बाहर जाकर अपने आप को नुकसान ही पहुंचाओगे, अभी हम सब्र करते हैं और एहतियात से इस मसले को हल करेंगे। इधर सगोत के मरकजी हाल में उस्मान साहब और उनके सिपाही अपनी अपनी तलवारें लेकर मौजूद होते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, साहब अपनी तलवारों को तेज रखें, लेकिन अभी इत्मीनान रखें, हम कोई ना कोई इसके बारे में रास्ता निकाल लेंगे। इसी दौरान उस्मान साहब का एक सिपाही खबर देता है कि गेहातू का कमांडर मरकजी हाल की जानिब आ रहा है, उसके हाथ में तलवार भी नहीं है। उस्मान साहब कहते हैं, इससे लग रहा है कि वो जंग नहीं चाहते बल्कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इसके बाद उस्मान साहब सिपाही से कहते हैं, उस कमांडर को यहाँ पर ले आओ, हम उसके साथ बात करके देखते हैं कि आखिर इनका मकसद क्या है। गेहातू का कमांडर अंदर आकर उस्मान साहब से कहता है कि गेहातू तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहता है, तुम बाहर आकर उससे बात कर लो, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये कहकर उसका कमांडर बाहर चला जाता है। इसके बाद तुर्गत साहब उस्मान साहब से कहते हैं कि हम गेहातू को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। उस्मान साहब, गेहातू आपको नुकसान पहुंचा सकता है, मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि आप उसके पास ना जाएं। मिकाइल कोसिस भी उस्मान साहब से यही कहता है। मिकाइल कोसिस मजीद कहता है, अगर हम सब एक साथ चलते हैं तो हमारे जिंदा बचने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप अकेले जाते हैं तो बहुत मुश्किल है। उस्मान साहब कहते हैं, अगर उसने लड़ने की बजाय बातचीत करने पर फोकियत दी है तो इसका मतलब है वो हमसे जंग नहीं करना चाहता। ये कहकर उस्मान साहब गेहातू की तरफ चल पड़ते हैं। उस्मान साहब के जाने के बाद उस्मान साहब के सिपाही भी वजीर आलम शाह को ढूंढने में लग जाते हैं। इसी दौरान जेर कुताई उस दीवार के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वजीर आलम शाह छुपा होता है। जेर कुताई को इस बात का पता नहीं होता कि वजीर आलम शाह इस दीवार के अंदर है, तो वो जोर जोर से वजीर आलम शाह पुकारता है। वजीर आलम शाह ये सुनकर पहले तो डर जाता है, उसके बाद वो कसमें खाने लग जाता
है कि मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग मरने के लिए भीख मांगोगे। उधर आप देखेंगे उस्मान साहब गेहातू के पास पहुंच आते हैं। गेहातू उस्मान साहब से कहता है, उस्मान तुम एक बार फिर मेरी पहुंच में आ चुके हो। उस्मान साहब उससे कहते हैं, अब मैं अपनी जमीन पर हूँ, अब तुम मेरी जमीन में आए हो। गेहातू कहता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे सबूत को जमीन बोस कर दूं और तुम्हारी अभी गर्दन उतार दूं। उस्मान साहब कहते हैं, तुमने मुझे जिस तरह दावत दी है उससे तो नहीं लगता कि तुम्हारा यही इरादा है। उस्मान साहब कहते हैं, मुझे पता है तुम यहाँ वजीर आलम शाह को लेने आए हो जो कि तुम्हारा खिदमतगार है, लेकिन मैं ऐसे उसको आपके हवाले नहीं करूँगा। यह तो उस्मान साहब से कहने लगता है, वजीर आलम शाह को तुम कुछ नहीं करोगे। उस्मान साहब कहते हैं, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता मौत के घाट उतार दूंगा। यह तो कहता है, तुम हमारे सामने घुटने टेकोगे और वजीर आलम शाह को भी हमारे हवाले करोगे। उस्मान साहब कहते हैं, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं अपने रब के ऊपर यकीन रखता हूँ कि वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, इस हवाले से तुम बेफिक्र रहो। नाज़रीन, इसी असना में दूसरी तरफ बाला खातून और मलहून खातून शेख अदाबाली साहब के पास पहुंचकर उनसे कहने लगते हैं, बहर के हालात को देखकर लगता है कि उस्मान साहब की जिंदगी खतरे में है। वो शेख अदाबाली साहब से कहने लगती है, इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर शेख अदाबाली साहब कहते हैं, हमारी मालूमात के मुताबिक उस्मान साहब के हाथों से बात करने के लिए गए हुए हैं। जब तक उस्मान साहब कोई फैसला नहीं करते तब तक हमें सुकून से रहना चाहिए। इधर उस्मान साहब और गेहातू बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान कोहिनूर अल्प और जलाली भी आम पहुंचता है। जलाली कोहिनूर से कहता है, उस्मान ने हमें चकमा दिया है, कोई जनाजा वगैरह नहीं था, बल्कि ये सब वजीर आलम शाह को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। कोहिनूर सिपाही भी कहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद वो कहता है, अब तुम जाकर वजीर आलम शाह को ढूंढो। नाज़रीन, इसी दौरान बुरहान सिपाही कोहिनूर अल्प को पूरा मामला समझा देता है और इधर उस्मान साहब के हाथों से कहते हैं, मुझे तुम्हारी और आलम शाह की तमाम चालों का पता है। तुम लोगों ने पहले मेरे भाई को वरगलाया, इसके बाद तुम लोगों ने बादशाह को रास्ते से हटाने का एक मंसूबा बनाया और उसका इल्जाम मेरे सर के ऊपर डाल दिया। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, बल्कि इन चीजों का तुमसे बकायदा हिसाब लिया जाएगा। यह सुनकर गेहातू कहता है, मेरा कहना मानो, आलम शाह को मेरे हवाले कर दो और तुम भी मेरे सामने घुटने टेक दो। अगर ऐसा करते हो तो तुम बाकी लोगों की जानें बचा लोगे। उस्मान साहब कहते हैं, हमारी रिवायात में जालिम के सामने घुटने टेकना बेगैरती की अलामत है, इससे अच्छा है कि मैं वैसे ही मर जाऊं। गेहातू कहता है, उस्मान तुम कभी भी नहीं बदलोगे, मैं अगर तुम्हें 50 साल बाद भी मिलूं तो तुम्हारी यही अना और तुम्हारी यही जिद होगी। उस्मान साहब कहते हैं, 50 साल की बात तो छोड़ दो, अगर हम 1000 साल भी मिले तो मैं अपनी रिवायात की पासदारी करूंगा। गेहातू उस्मान साहब से कहता है, अगर ऐसा है तो तुम अपने साथ साथ अपने सिपाहियों को भी मरवाओगे। उस्मान साहब कहते हैं, मुझे मालूम है तुम्हारे सिपाहियों की तादाद ज्यादा है, लेकिन मेरा एक सिपाही तुम्हारे 10 सिपाहियों की जान लिए बगैर शहीद नहीं होगा। ये कहकर उस्मान साहब वहाँ से वापस चले जाते हैं। उस्मान साहब जैसे ही मरकजी हाल में आते हैं तो मिकाइल कोसे उस्मान साहब से कहता है, आप जिस तरह सही सलामत लौटे हैं उससे लगता है कि हाथों वजीर आलम शाह को पाना चाहता है। उस्मान साहब, आप एक बार फिर सही साबित हुए। उस्मान साहब हाँ में सर हिलाकर उससे कहते हैं, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक ही लड़ते रहेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।